स्वागत है आप सभी का शिवडीपी लर्निंग चैनल पर। इस समय हम आप सभी लोगों को कक्षा 12 यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी की पूरी तैयारी सन 2023 के लिए जो आपका सामान्य हिंदी है उसकी पूरी तैयारी सही और सरल शब्दों में हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि गद्य क्या होता है। आपने नाम सुना होगा गद्य का, तो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होगी कि गद्य किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी गद्य साहित्य जो है इसका विकास कितने भागों में हुआ है, और उन सारे भागों को हम जो है आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आप सबके सामने यहाँ पर क्या दिख रहा है, गद्य। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो गद्य शब्द है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, गद्य। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला गद और दूसरा शब्द जो इसमें आता है यत। गद्य शब्द जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, गद और यत। इसमें गद जो है वो आपका धातु है। धातु मतलब यहाँ पर क्रिया होगा, अंग्रेजी जिसे आप वर्ब बोलते हो, हिंदी में वो चीज धातु होती है। तो पहला जो शब्द है गद ये धातु होता है, और दूसरा जो है यत ये प्रत्यय होता है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी धातु में अंतिम में जुड़ता है या किसी शब्द के अंतिम में जुड़ता है। इसके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा जरूर होगा। ठीक, तो गद्य जो है दो मतलब की शब्दों से मिलकर बना है, गद और यत। गद का मतलब गद जो है वो धातु होता है, यत जो है वो आपका प्रत्यय होता है। अब देखिए गद का अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूं। गद का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या फिर कहना। समझ में आ रहा है? गद्य का अर्थ क्या होता है, बोलना, बतलाना या फिर कहना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गद्य, अभी मैं डेफिनेशन पर आऊंगा जो किताब में लिखी है। अगर मैं गद्य की परिभाषा की बात करूं तो गद्य क्या हो सकता है, आप अपने विचारों को, अपने भावों को अगर किसी के सामने बोल रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो ये जो मतलब की रचना होगी मतलब आपकी भाषा में वो क्या कहलाएगी, गद्य कहलाएगी। और देखिए परिभाषा जो किताबों में लिखा है उसकी अगर बात करें तो लिखा है छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त। मतलब ये इनसे मुक्त होने का अर्थ है कि ये सारी चीजें उसमें नहीं रहेंगी। जैसे आप कोई कविता गाते हो तो उसमें आपको छंद देखने को मिल जाएगा, ताल भी देखने को मिल जाएगा, एक लय देखने को मिल जाएगा, उसमें तुकबंदी भी होती है। तो ऐसी चीजें जिसमें ना हो, मुक्त मतलब ऐसी चीजों से जो मुक्त हो, विचार पूर्ण एवं वाक्यबद्ध। विचार पूर्ण मतलब विचार उसमें जरूर हो, और वाक्यबद्ध मतलब वाक्यों में बंधी हुई रचना को हम क्या बोलते हैं, गद्य बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त विचार पूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। अब देखिए कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिखा है आपको याद रखने के लिए। तो सदैव याद रखें, में पहला पॉइंट है जो गद्य को लिखने वाले होते हैं उन्हें लेखक कहते हैं। मतलब जो इस तरह की रचना लिखते हैं जो आपका क्या कहते हैं, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त होता है, इस तरह की रचना लिखने वाले को लेखक कहते हैं। अब ऐसी रचना कौन कौन सी हो सकती है आगे चर्चा करेंगे, फिर भी थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, उसके अलावा डायरी हो गई, यात्रा वृत्त हो गया, रिपोर्टाज हो गया, ये सारी जो रचनाएं होती है गद्य के अंतर्गत आती हैं। और इसमें जो है ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, छंद, ताल, लय तुकबंदी। तो इनसे मुक्त रचना गद्य कहलाती है, और इसको लिखने वाला जो है वो क्या कहलाता है, लेखक कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, गद्य में अनुच्छेद लिखा जाता है।
अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो जो एक पूरा पैराग्राफ होता है, वैसे ही हिंदी में जो गद्य पूरा लिखा जाएगा वो पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है। मतलब कई वाक्यों से बंधा हुआ एक पूरा जो मतलब कि समूह होता है वो आपका क्या होता है, अनुच्छेद। तो गद्य में क्या लिखा जाता है, अनुच्छेद लिखा जाता है। और गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं लिखी जाती। प्रासंगिक कथा मतलब किसी कथा का वर्णन, जैसे आप देखिए सूरदास ने जो चीजें लिखी हैं पद्य में, वो कृष्ण के प्रसंग के बारे में लिखा है, मीरा ने कृष्ण के बारे में लिखा है। तो गद्य में प्रासंगिक कथा जो प्रसंग के रूप में कथा होती है उसको यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। तो गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं लिखी जाती, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से, कौन से विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेल, यहाँ बघेल लिखा है जबकि बघेली होगा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य में जो है शामिल किया गया है। ये जो आपका ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, ये भाषा नहीं है, ये आपका एक्चुअल में क्या है, ये बोली है। इन 8 बोलियों को कौन से किसमें शामिल किया गया है, हिंदी गद्य में इन 8 बोलियों को जो है शामिल किया गया है। ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए। 5वें पॉइंट की अगर बात मैं करूं तो यहां पर लिखा है गद्य के माध्यम से अपने भावों और विचारों को सहज मतलब बिल्कुल सरलता से और प्राकृतिक रूप में प्रकट किया जाता है। आपके जो भाव हैं और विचार है उसको सरल तरीके से और प्राकृतिक रूप से, जिस रूप में आपने उसको मतलब सोचा और समझा है उस रूप में प्रस्तुत करना होगा। तो वो किसके माध्यम से हम करते हैं, गद्य के माध्यम से करते हैं। तो आप इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। अब थोड़ा सा हम बात जो है आपके हिंदी गद्य के विकास के बारे में बता देते हैं, ठीक। तो देखिए अब आप सभी लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि हिंदी गद्य का विकास जो है वो कितने भागों में हुआ है, मतलब हिंदी गद्य को कहाँ से शुरुआत किया गया है और कहाँ मतलब अब तक जो है उसके कितने भाग हो चुके हैं। तो आपके सामने यहाँ पर हिंदी गद्य का पूरा जो मतलब विकास हुआ है वो क्रम से यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। देखिए सबसे पहला नंबर जो है वो है आपका पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन गद्य बोलते हैं। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले का जो युग रहा था उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व मतलब पहले। भारतेंदु युग मतलब इनके युग के पहले, या फिर जो बहुत पुराना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन। तो वो आपका किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन युग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता की बात करें तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। इसलिए उनके मतलब की जीवन अवधि को हम लोग कौन से युग के नाम से जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, हरिश्चंद्र नहीं लिखा है, भारतेंदु युग यहाँ पर लिखा है। समझ में आ रहा है। तो भारतेंदु युग जो है दूसरा नंबर है हिंदी मतलब की गद्य साहित्य के विकास का। इनके पहले भी मतलब कि लोग क्या बोलते नहीं थे, हमने बताया कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो साधन रहा है वही गद्य साहित्य है। तो उसके पहले वाला जो साधन रहा होगा तो वो भी तो एक गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके पहले वाले किसी विशेष लेखक का जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए हम उसको उस युग को कौन से युग में बांट देते हैं, भारतेंदु युग या फिर हम प्राचीन युग के नाम से, पूर्व भारतेंदु युग या फिर प्राचीन मतलब कि युग के नाम से जानते हैं। फिर भारतेंदु युग आता है, उसके बाद जो है यहाँ पर द्विवेदी युग आता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका द्विवेदी युग आता है। फिर शुक्ल युग आता है। शुक्ल युग को एक और नाम से जानते हैं, छायावादी युग। शुक्ल युग को कौन से युग के नाम से जानते हैं, छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ अगला जो आपका पांचवा आ रहा है शुक्लोत्तर युग, मतलब शुक्ल युग के बाद, उत्तर का मतलब ध्यान दो, हिंदी में उत्तर का मतलब हमेशा होता है आने वाला, ठीक है, पहले वाला नहीं होता है। तो शुक्लोत्तर युग का मतलब होगा शुक्ल युग के बाद। और यहाँ शुक्ल युग को छायावादी कहते हैं, तो शुक्लोत्तर युग को क्या बोलेंगे, छायावादोत्तर युग। क्या बोलेंगे, छायावादोत्तर युग यहाँ पर बोलेंगे। और लास्ट में आपका है स्वातंत्र्योत्तर युग, मतलब ये जो है एक्चुअल में अगर हम बात करें तो शुक्लोत्तर युग जो है
उसी को आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन एक विशेष सन के बाद जो है वो किसी मतलब कि विशेष लेखक के मतलब कि नाम से युग नहीं रखा गया, तो इसलिए हम उसको क्या नाम दे दिए हैं, स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये हिंदी गद्य साहित्य का विकास है। और अब इसके बाद हम जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें इन सारे युगों को जो है डिटेल से आपको पढ़ाएंगे और हर एक वो बात बताएंगे जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो होंगी, बहुत महत्वपूर्ण होंगी, उन सारी बातों को बताएंगे। पूर्व भारतीय हिंदू युग से रिलेटेड जितनी भी संभव बातें होंगी, इंपॉर्टेंट सारी बातें जो है आपको अगली क्लास में मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।